बृहत् पुंडरीकाक्षं समायाद्भ्यन्तरः सुचे पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः नमः। ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। गोविंदेति हस्तो प्रक्षाल्यं ऋषिकेशाय नमो नमः। यजमानस्य भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। हरिः ओम मा सहस्रशेरकापुरकः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगो सर्वतत्त्वा ततिष्ठितसाङ्गुलं महापुरुषः वेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं महाउतामृतत्वचि सा नो जधन्येनातिरोहति। अथ गणपति स्मरम्। हरिः ओम प्रारंभ विनतिः करो गणपति विद्यादया सागराग्न्यान् दुःख हरोब्धि बुद्धिमतिदे आधार्थमूलेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुःखवते देशान्तरा पाटवे हेरम्बा गणनायक जुमा कुर्या सदा मंगलम्। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान्ते नमस्करोमि। शुद्धोक्त जलस्नानं समर्पयामि। शुद्धो जलस्नानान्ते वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते अविरंच गुलालंच चारु चंदनमेव च सुगंधिनं प्रसिद्धेव प्रसिद्ध परमेश्वर। अत धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि अमृत समान्य विद्यांतं समर्पयामि। भो प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, भूर्भुवः नमस्करोमि। गजानंद महाराज की जय, महाकाल सरकार की जय। गजदपुरखं यददो गतिधाव्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमरूपाद उच्चेत। बोलिए महाकाल महाराज की जय। ते गंधाक्त पुष्पाणिं समर्पयामि। कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे जलेन आरति सिद्धिगणासुमन्नम्मा देवेभ्यो नमो नमः। तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तान् धर्माणि सन्नतेह नागं महिमान सजन्त जतपूर्वे साध्या सन्ति देवा। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा भगवान के चरणों में। पूर्वकम नमस्कारान्ते नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रार्थना पर नमस्कारान्ते नमस्करोमि। उधर पूजन करवाना है। हमारे माननीय अतिथि गणों द्वारा ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत्र स्थित्वा ततिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो जधन्येनातिरोहति। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकले कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपष्टि परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। हमारे अतिथिगण हमारे बीच आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज विस्तारीकरण परियोजना और उज्जैन सिंहस्थ बाईपास इसका भूमि पूजन हुआ है। हम अतिथियों से निवेदन करते हैं कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। बाबा महाकाल की इस पावन नगरी जो कि साक्षी रही है प्राचीन समय से समय की गणना और खगोल विज्ञान की वैश्विक दूरी की, आज शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के इस अनूठे संगम महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र यहां पर है। मैं और इस कार्यक्रम में आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय
मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति है सम्मानीय श्री सुरेश सोनी जी, चिंतक, दार्शनिक, विचारक, प्रख्यात लेखक। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं डॉक्टर वी के सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती, श्री के एस मुरली जी, डायरेक्टर जनरल एनसीएसएम, श्री घंटी मुफ्ती जी, एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर आईकेएस न्यू दिल्ली, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डायरेक्टर जनरल एमपीसीएसटी भोपाल, श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन। आप सभी से विनम्र आग्रह है मां सरस्वती के समक्ष पूजन के लिए। सभी मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह है दीप प्रज्वलन हेतु। वैदिक मंत्रोच्चार। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवामरुताः पुष्टिमातरः सुवञ्जावानो वेदते खुजगमायाः अगनरजिह्वा मानवाः सूराचक्षासो वसवेनो देवा अवसागवन्नेह भदराङ्गणेभिः शृणुयामदेवा भदराङ्पतये वाचाव्रजाजतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्गोस्वस्थानो प्रवसे वाहि देवाहिताञ्जदायुः सतमेनो सरदो अन्ते देवा जदरा नच्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरा सोदता पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखातायुरगान्तोः आदित्यद्यौरादित्यरन्तरिक्षमादित्यर्माता स पिता स पुतराः प्रसवे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातमादित्यर्जानितवाम देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदायः शान्तिः वानरवातायः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा हरिः ओम। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में अनूठी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का वंदन करते हैं। तो मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा एमपीसीएसटी के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी को कि वे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्रीफल, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह के रूप में एक टेलीस्कोप। डॉक्टर एस घंटी मुफ्ती जी से निवेदन है कि आप स्वागत करेंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,
माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का। निवेदन करता हूं डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी सोन संस्थान, वो स्वागत करेंगे। सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी, जो कि प्रख्यात लेखक है, विचारक, दार्शनिक। निवेदन है डॉक्टर अभिरूप दत्ता, डीन R&D IIT इंदौर, आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर वी के सारस्वत जी, पद्मश्री डॉक्टर वी के सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग भारत सरकार। मंच गौरव में है आपकी उपस्थिति से। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर नितेश पुरोहित, निदेशक SGS ITS इंदौर। श्री KS मुरली, डिप्टी डायरेक्टर जनरल NCSM कोलकाता, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रोफेसर रमन सोलंकी जी, परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी से पुनः अनुरोध है कि सम्मानीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज राठौर जी से, वे स्वागत करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कोठारी जी का। देवियों और सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के उद्घाटन सत्र में। देवियों और सज्जनों, यह कार्यक्रम प्रतीक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता का, जहां प्राचीन ज्ञान मिलकर अद्यतन तकनीकी के साथ भारत 2047 एवं अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर शोध, नवाचार, अनुसंधान केवल किताबों या क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विकास, हमारे समाज की मुख्य धारा में समाहित हो चुका है। यह सम्मेलन हमारी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक, जिनके गाइडेंस में 6 संस्थाओं ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनिल कोठारी जी। सभी को नमस्कार। बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी उज्जैन में साइंस सेंटर के लोकार्पण एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के भव्य एवं गरिमामय उद्घाटन अवसर पर
आयोजन समिति आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है। आज हम हर्षित हैं, गौरवान्वित भी हैं और प्रेरित भी हैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से। आयोजन समिति कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है, जिनकी प्रेरणा से इस तारामंडल परिसर में साइंस सेंटर का लोकार्पण एवं इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न होने जा रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इस पूरे विशाल परिसर की भूमि हमारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई थी। इसमें आधुनिक तारामंडल के साथ ही आज लोकार्पित हुए उज्जैन साइंस सेंटर के भूमि पूजन से लेके उद्घाटन के पीछे तक आपकी प्रेरणा और दृष्टि रही है। आपके नेतृत्व में प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सतत रूप से कार्य कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जिनकी प्रेरणा से ही, आप ही की प्रेरणा से हमने 5 जगह इसका प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी का आयोजन समिति स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज जिनकी प्रेरक उपस्थिति हम सबके बीच में है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री सुरेश सोनी जी, हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज आपके द्वारा दिए जाने वाले बीच वक्तव्य के माध्यम से हमें एक दृष्टि मिलेगी कि आने वाले इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारे विमर्श की दिशा क्या हो और हमारे कार्य की दिशा क्या हो। हम माननीय सोनी साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। ख्यातिनाम वैज्ञानिक, विद्वान एवं सदस्य नीति आयोग भारत सरकार डॉक्टर VK सारस्वत साहब का भी हम उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए स्वागत करते हैं। स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत देश की शीर्ष संस्था विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस अवसर पर संपूर्ण देश की अंतरिक्ष विज्ञान की विशिष्ट संस्थाओं के प्रमुख, वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रमुख, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के मूर्धन्य विशेषज्ञों, गणमान्य अतिथियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही यहाँ उपस्थित हम सभी जनों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश के पूरे कोने कोने से, हर प्रांत से 1000 से अधिक प्रतिभागी भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही ये अनुरोध करते हैं कि वे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी सार्थक उपस्थिति के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन के महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों एवं वैज्ञानिक स्थलों का भी भ्रमण करें। आयोजन समिति यह विश्वास व्यक्त करती है कि हमारे माननीय अतिथियों की प्रेरक उपस्थिति एवं आगामी 3 दिनों तक आप सभी की सहभागिता से यह सम्मेलन अपने उद्देश्य, जो कि उज्जैन को महाकाल गणना का केंद्र बिंदु बनाना, हमारी खगोल विज्ञान की परंपरा को पुनर्स्थापित करना, स्पेस इकोनॉमी, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफल होंगे। आयोजन समिति की ओर से मैं उपस्थित सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जय। जोरदार कवतल ध्वनियों से अभिवादन कीजिए हमारे माननीय मंच का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का अनूठा संगम है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर S घंटी मुफ्ती जी, जो कि नेशनल कन्वीनर है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, जो कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, ये जो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और MP गवर्नमेंट के MP कॉस्ट मिलकर जो कर रहे हैं, इसमें
इसकी नींव जो है 1 साल पहले हमने रखी थी। 1 साल पहले जब रखी थी तो पिछले जुलाई में इसका विमोचन हुआ था। तब से हमने इसमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचा था कि ये इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो परंपरा के 3 पहलू होते हैं। एक तो ये कि हमारे ज्ञान का परिरक्षण, दूसरा ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, और निरंतर जो नवाचार होता है वो तीसरा पहलू होता है, जो जीवंत परंपरा का 3 मुख्य बिंदु होते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को छूते हुए हमने इस कॉन्फ्रेंस में पहला काम यह किया कि इसकी रचना कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए हमने ये कहा कि हमारा जो कंटिन्यूअस जो सिविलाइजेशनल ट्रैक्ट है, आर्क है, उसको कैसे इसमें दिखाया जाए। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे वैदिक काल से जो दृक ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष का जो वो प्रोग्रेस था, उसके साथ साथ हम लोग अभी जो चंद्रयान, मंगलयान और उसके आगे जो जाने की प्लान कर रहे हैं, उन सबको एक सूत्र में दिखा रहे हैं कि हम कैसे ये कर रहे हैं। ये सब हमारी परंपरा रही है। अब जब अतीत को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, हमारे ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, तो उसमें एक मुख्य बिंदु हमारे बच्चों तक, अगली पहली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, इसमें रहता है। इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम होती है। तो इसलिए हमने हमारे आईकेएस डिवीजन के कुछ सेंटर्स के एक्सपर्ट्स से लेकर और बाकी एक्सपर्ट्स को मिलाकर हमने जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक, उनको हमने फिजिकल ट्रेनिंग दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, कुछ 500 से 600 लोगों तक मिलाकर। और इसके बाद हमने बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स किए। और मैं आप सब लोगों से आमंत्रण करूंगा कि वो जो उन्होंने बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स बनाए, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिसको उपयोग कर आज भी हम ग्रह गतियों को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे मॉडल्स बच्चों ने पूरे देश भर से आकर बनाए हैं। ऐसे हमारे पास 350 एप्लीकेशंस आए थे। उनमें से हमने जो विनर्स हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ये एक पहलू था जिसमें हम टीचर्स को इसके बारे में बता रहे थे, शिक्षकों को इसके बारे में बता रहे थे और आगे भी ले जाने के लिए बच्चों में तक पहुंचा रहे थे। तीसरा पहलू यह था कि इसमें नवाचार होनी चाहिए, नूतन नवाचार होने चाहिए। इसके लिए भी हमने बहुत सारे, अभी आप देखेंगे सेशंस में कि जब हम वैदिक कालगणना की बात तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम एटॉमिक क्लॉक्स की बात भी कर रहे हैं, क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज यूज करके जो नए कालगणना की मेथड्स है, उसको भी हमने एक ही सेशन में रखा है, क्योंकि ये हमारे भारतीयों के लिए अलग अलग नहीं है, ये एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि कालचक्र में हमारा सिविलाइजेशन ऊपर नीचे होता रहा है, उसमें कैसे हम ऊपर नीचे हो रहे थे, कैसे इसमें प्रगति हो रही थी, ये सब के बारे में दूसरा सत्र होगा। और जब हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं तो उसमें एक वो सिर्फ हमारे लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो होता ही है, बट वो वहां तक सीमित नहीं रहता है। देश के रक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में जितना वॉर्स हो रहे हैं, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज, और ये सब में हमको स्पेस एज ए डिफेंस, भारत का रक्षा के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं और एग्जीबिशंस में भी बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं जो नूतन नवाचार कर रहे हैं। इसी तरह से आगे जाकर जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रह गतियों को दिया था, अभी जो नए नए टेक्नोलॉजीज यूज कर जो आजकल के मॉडर्न ऋषि है, जो साइंटिस्ट है, वो कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के ऊपर बहुत सारे और सेशंस हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो अगले 2-3 दिन में आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ एग्जीबिशंस में देखिए, सेशंस में आइए, और डोंगला में जो, क्योंकि ये शिफ्ट होकर वहां डोंगला गया है, वहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब जो सत्र, जो 15 से 18 स्पीकर जो आ रहे हैं और जो सत्र हमने डिजाइन किया है, उसमें उसका सूत्र यही था कि हमारी परंपरा जो है ज्ञान गंगा की तरह बहती रही है। उसके 3 पहलू थे, जो अतीत का ज्ञान, उसकी रक्षा करना, उसको और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, और नूतन नवाचार करना। इस ज्ञान परंपरा के ऊपर इसको कैसे आगे ले जाएं, वो महाकाल की नगरी पर में हो रही है, क्योंकि महाकाल जो है वो काल है और काल के अतीत परमेश्वर है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घंटी एस मुफ्ती। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह सम्मेलन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, आईकेएस डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अंग है, और स्वदेशी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संस्था विज्ञान भारती, ये 3 मुख्य आयोजक हैं। इनके साथ में सह आयोजक के रूप में आईआईटी इंदौर, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल और मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास, ये
7 संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी परिवार, सूत्र और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक पालक की आवश्यकता होती है, जिनका ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन सफलता को फलीभूत करता है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, प्रसिद्ध लेखक, विचारक, दार्शनिक और समाज सेवी श्री सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी को। आज आपका बीज वक्तव्य हमको पुनः आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। बात ये थी कि जब जीपीएस नहीं था, अपने निरीक्षण और अनुभव के आधार पर जिस जगह शून्य रेखा, कर्क रेखा का छेद करती थी, वहां एक स्तंभ बनाया और उस पर जो माप लिखा था 23.76 डिग्री कुछ। जब जीपीएस आया तो एक दिन वो 21 जून को उस स्तंभ के ऊपर जब जीपीएस रखा गया तो जो मैन्युअल ढंग से उस पर लिखा हुआ था उसमें 0.1% का भी अंतर नहीं था। जीपीएस भी वही बता रहा था। और इसलिए जब देश अपने गौरव प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है, सब कुछ काल के अंदर ही चलता है। इसलिए पेरिस और लंदन की ग्रीनविच के पहले जो स्थान थाईलैंड से लेकर अलग अलग स्थानों के पंचांगों के लिए कालगणना का जो माध्यम था, उस उज्जैन का महत्व फिर से स्थापित हो, और वो महत्व स्थापित करने के लिए आवश्यक शोध, आवश्यक क्षमताएं, आवश्यक योग्यताएं इस दिशा के अंदर बढ़ा जाए, यही इस कॉन्फ्रेंस का एक मूल उद्देश्य है। महान वैज्ञानिक आचार्य जेसी बोस एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखने वाले थे। हमारे पूर्वजों की जो ज्ञान परंपरा है और हम विस्मृत कर गए हैं, उस पुस्तक में 4 लाइन उन्होंने लिखी थी कि टू माई कंट्रीमैन हु येट टू क्लेम द इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। जैसी बोस की इच्छा थी कि जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो धाती है, वो आज की पीढ़ी को उस पर जो उसकी जानकारी और अपना एक अधिकार होना चाहिए, वो विस्मरण हो गया है। और इस नाते से जैसा घंटी मूर्ति जी ने आपके सामने रखा, ये 3 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस के जो विषय वस्तु है, उसका जो कैनवास है वो बड़ा व्यापक है। दार्शनिक अवधारणाओं से लेकर के वर्तमान जो प्रगति हुई है और उसका देश और समाज के नाते उपयोग, ये सभी बातें इन 3 दिन के विभिन्न सत्रों के अंदर समेटी गई है। इसलिए कहा कि ये जो समय है, इसका स्वरूप क्या है, इसका मापन कैसे, उज्जैन का महत्व क्या है।
काल का चक्र चलता है तो सृष्टि भी होती है, लय भी होता है, इवोल्यूशन भी होता है, इन्वोल्यूशन भी होता है। साथ में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें जो विकास हुआ है और ये जो स्पेस रिसर्च है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसका विकसित भारत की दृष्टि से, भारत की रक्षा की दृष्टि से किस प्रकार उपयोग हो सकता है, ये सभी बातें इन 3 दिनों में विचार करेंगे। मैं केवल संकेत के रूप में कुछ बातें जिन पर विचार करना चाहिए संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। पहला विषय आता है कि काल का स्वरूप क्या है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित सुखदेव को पूछते हैं कि काल का स्वरूप क्या है, उसकी छोटी से छोटी इकाई क्या है और बड़ी से बड़ी इकाई क्या है। जो सुखदेव कहते हैं, आज का विज्ञान भी वही कहता है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, अवस्था का परिवर्तन यही काल का स्वरूप है। हम जो देख रहे हैं उसमें जब परिवर्तन घटित होता है तो काल का बोध होता है। और छोटी से छोटी इकाई परमाणु, वहां से लेकर के बड़ी से बड़ी इकाई दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, फिर युग, महायुग, मनवंतर से कल्प, जो ब्रह्म दिन और रात, वहां तक का वो वर्णन करते हैं। ये जो ब्रह्म दिन और रात है, इसका जोड़ जो आता है वो 8 बिलियन 64 करोड़ है। कार्ल सेगन ने जब कॉस्मोस किताब लिखी और उस पर सीरियल भी बना, बहुत पॉपुलर भी अमेरिका यूरोप में हुआ। कार्ल सेगन कॉस्मोस में लिखता है कि विश्व के अंदर एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसने काल की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु से लेकर के ब्रह्म दिन और रात, जो 8 बिलियन 64 करोड़ से और आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के काफी निकट है। दूसरी बात रही कि हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि सृष्टि बनती है तो स्पेस और टाइम कंटिन्यूम है। सृष्टि बनने के पहले की जो अवस्था है, तब न कोई काल है न कोई स्पेस है। आजकल सिंगुलरिटी हम कहते हैं। जब स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, तब क्या था? तो रोजर पेनरोज, जिनको अभी भी कुछ वर्ष पूर्व नोबेल पुरस्कार मिला, रोजर पेनरोज ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से वैदिक ऋषियों ने, जो ऋग्वेद का नासदी सूक्त है, उसके अंदर ऋषि इस अवस्था का वर्णन करता है। उसमें एक मंत्र आता है, न मृत्युरासीत न अमृतम आसीत न रात्र अन्न आसीत प्रकेतः आनीत वातम स्वधया तदेकम पश्चादान्य परः किंचनास।
वो समय था जब न मृत्यु थी न अमरत्व था, न दिन था न रात था। तब क्या था? तब वो एक था। फिर कहा कि कामस तदग्रे समवर्ततादि। उस अल्टीमेट रियलिटी में एक संकल्प पैदा हुआ और उसके बाद सतो बंधुम असति निरविंदन, अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और ये जो अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सिंगुलरिटी से जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो स्पेस में विस्तार होता है और काल में प्रभाव होता है। और इसलिए सृष्टि बनती है, विकसित होती है, लय होता है, ये सब काल के प्रवाह में चलता है। और इसलिए खगोलीय कालगणना से लेकर के सृष्टि का जो व्यवहार होता है, इस सबको ध्यान में रखते हुए काल की विभिन्न गतियों की भारत में व्याख्याएं की गई। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है, अलग अलग गतियां हैं। तो काल की एक गति तो प्रवाह रूप में है। एक वृद्ध ज्योतिष का ग्रंथ है महासलील करके, एक अखंड प्रवाह चल रहा है। दूसरी गति है वो चक्राकार है, साइक्लिक है। दिन आता है, दिन पूरा होता है, रात आती है, ऋतुएं आती हैं, लौट लौट के आती हैं। तो एक साइक्लिक रूप है। तीसरा जो है कि शने शने विकास से उच्चतर विकास की ओर जाते हैं। तो स्पाइरल भी है, सर्पिलाकार भी है। और ये जब होता है तो अप एंड डाउन्स आते हैं, उसी में से बढ़ते जाते हैं। तो वेव के रूप में भी हैं। इसलिए तरंगाकार, सर्पाकार, चक्राकार और प्रवाह रूप में यह काल का प्रवाह चलता है। और इस नाते से ये काल का स्वरूप और काल की गणनाएं, इसका हम विस्तार से यहाँ की प्रदर्शनी के अंदर देख सकते हैं। दो मौलिक अंतर है। आज जो पश्चिमी कैलेंडर को लेकर हम जी रहे हैं, गणनाएं तो हैं, महीनों के नाम हैं, तारीखें हैं, पर सृष्टि से कोई रिलेशन नहीं है उसका। आज का जो कैलेंडर चल रहा है तो कहते हैं ईसा से 750 साल पहले रोमन संवत चलता था, उसमें 10 महीने होते थे। 750 बीसी में नुमा पोम्पोलियस हुआ तो उसने 2 महीने जनवरी फरवरी जोड़े। दिनों का अंतर बहुत आ रहा था, ऋतुएं कहीं हैं और तारीखें कहीं हैं। तो जूलियस सीजर के समय सिजेरियन कैलेंडर बना, थोड़े तारीखें ठीक की गई और एक क्रम कर दिया 365 दिन का कि पहला महीना 31 का, दूसरा 30 का।
तो जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, ऐसी एक परंपरा चली। ग्रीक देवताओं पे महीनों के नाम थे। जूलियस सीजर को लगा इतिहास में मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए एक देवता को हटा करके अपना नाम डाल दिया, जुलाई। तो जुलाई बन गया। जूलियस के बाद में अगस्टस सम्राट बना, तो उसको लगा मैं कोई कमजोर हूं क्या, मेरे नाम पे भी बना होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम थी कि क्रम के अंदर 31 जुलाई था और अगस्त 30 का आता था। तो सीजर का 31 और मेरा 30, ये कैसे चलेगा? तो मेरा भी 31 होना चाहिए। तो फरवरी से एक दिन निकाल करके अगस्त में जोड़ दिया, तो जुलाई भी 31 हो गया, अगस्त भी 31 हो गया। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि हम चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा इतिहास में झांकेंगे तो है क्या उसके अंदर। भारत की काल गणना केवल सेकंड, मिनट और मशीन ही नहीं है। काल जीवंत है, समाज जीवंत है, प्रकृति जीवंत है। ये जो जीवंत का चक्र है, उसी को गणना में भारतीय काल गणना ने बांधा। इसलिए जैसे आज सेकंड और नैनो सेकंड छोटी इकाइयां हैं, तो हमारे यहां जो नाड़ी का स्पंदन है, उन स्पंदनों से पल और विपल की आई। पल विपल कोई बौद्धिक कल्पना नहीं है ऋषियों की। आजकल तो बायोलॉजिकल क्लॉक, तरह तरह के शब्द प्रयोग चलने लगे हैं, और इसलिए अगर हमारी कोई तिथि है, हमारा कोई वार है, वो केवल मन में या इसलिए नहीं है। ग्रहों के घूमने के कारण वायुमंडल में, मौसमों में जो परिवर्तन होते हैं, और इसलिए हमारी तिथि है, मुहूर्त है, दिन है, मास है, ऋतु है, इन सब का संबंध इस गतिमान सृष्टि की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। और यह जो एक भारतीय काल गणना की जीवन दृष्टि है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यहां पर एक कालायन नाम की घड़ी बनी है, जो हर क्षण आपको अभी कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, कौन सा मुहूर्त चल रहा है, वो आज की वैज्ञानिक प्रविधियों का और प्राचीन इनका समन्वय करके तो धीरे धीरे इस कॉन्फ्रेंस का यह भी उद्देश्य है कि ये काल की समझ और काल का व्यवहार ये साथ में जुड़े। और इस नाते से जो भारतीय पंचांग की पद्धति है, उसको सर्वसामान्य समाज ने ठीक से समझना चाहिए। ये जो हमारी पंचांग पद्धति है, ये भारतीय कालबोध, ऋतु चेतना और सांस्कृतिक स्मृति का हमको स्मरण कराती है। ऋतु, तिथि, वार, पर्व हमारे लिए तारीखें मात्र नहीं है, अपितु जीवन को किस लय में जीना है ये बताती है। आज समय तेज गति से भाग रहा है, लेकिन उसका अर्थ धुंधला रहा है। घड़ी चल रही है, तारीखें बदल रही हैं, पर उसके साथ हमारा जो संबंध है वो कमजोर हो रहा है। ऋतु के अनुसार जीना, प्रकृति के संकेत को समझना, जीवन को स्वाभाविक लय में रखना, इसकी आज जरूरत है। विज्ञान और तकनीकी हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान के साथ
समन्वय करेंगे तो जीवन सुंदर और रसमय हो जाएगा। जीवन में अगर गति है और रिदम नहीं रही, लय नहीं रही, तो गति थकान बन जाती है। पंचांग हमें सिखाता है कब प्रारंभ करना, कब रुकना, कब उत्सव मनाना और कब भीतर झांकना। संध्या काल होती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। पूरे भारत में कहा गया है कि उस समय बहिर्मुखी गतिमुखी छोड़कर कुछ देर चुपचाप बैठो, अंदर झांको। जब पतझड़ हटता है और फूल खिलते हैं, वसंत ऋतु आती है, तो जीवन के अंदर एक नवाचार, नया उत्साह, एक रिदम है, एक लय है। और इसलिए पंचांग केवल गणना मात्र नहीं है या वो किसी पंडित का खाली विषय नहीं है। और इस नाते से ये जो भारतीय कालबोध है, भारत की जो काल गणना है, उसके पीछे का जो विज्ञान है और उसका जो जीवन के साथ में समन्वय है, इसके संदर्भ में और विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए जैसा मैंने कहा, जितने आचार्य हुए, चाहे ब्रह्मगुप्त हुए हों, भास्कराचार्य हुए हों, आर्यभट्ट हुए हों, लगध हुए हों, या वृद्ध ज्योतिष का वेदांग जिन्होंने महासलिल ग्रंथ बनाया, ये तमाम लोगों ने अपने अपने काल के अंदर इस काल के मापन के चक्र बनाए और जो उन्होंने ग्रहों की गति के आधार पर नामकरण किया, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वही अरबस्तान होते हुए यूरोप गया और आज भी संडे मंडे करके उसको हम दोहरा रहे हैं। तो जो विषय आया कि विज्ञान के साथ साथ उस विज्ञान की शोध का, परंपरा का, समाज के विकास में, देश के विकास में और उसका उपयोग हो और ज्ञान की दिशा में अधिकाधिक रहस्यों को जानने की दिशा में हम बढ़ सकें। इस नाते से इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज का विस्तारीकरण परियोजना है, तो उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण होना है। मैं आग्रह करूंगा कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा, माननीय अतिथि द्वारा आज उसका कर्टन रेजर किया जाएगा। प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सौगात उज्जैन के लिए, इसके साथ ही सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज का विस्तारीकरण परियोजना का भी कर्टन रेजर किया जाएगा। आग्रह है रिमोट कंट्रोल लाएं। इस अवसर पर सादर निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि एक योजना है विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान भारती की, उसका वेबसाइट लॉन्च होना है। वेबसाइट लॉन्च के लिए सादर आग्रह है। कृपया रिमोट कंट्रोल है। वेबसाइट लॉन्च। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी।
इसी अवसर पर निवेदन है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन की कुछ पुस्तकों का अनावरण करना है। माननीय से निवेदन है पुनः। यह पुस्तक के वेंकटरमन, अमितांशु वाजपेयी, नंदिनी पांसे और शिल्पा पारिक द्वारा लिखी गई है। साथ ही इसके ब्रोशर बुकलेट का भी विमोचन किया जाना है। इस अवसर पर आग्रह है IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के किताब भारतीय ज्ञान परंपरा संग्रह उसके विमोचन की, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मंथा श्रीनिवास। IKS बुक भी ले आइए। यह पुस्तक इंडियन नॉलेज सिस्टम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज यहां पर विमोचित हो रही है। करताल ध्वनि से इस अनावरण का, इस विमोचन का स्वागत कीजिए। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती को उनके उद्बोधन के लिए। विज्ञान VVM वीडियो। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। When Sir C.V. Raman was travelling from UK to Calcutta, and sky was blue in the horizon when sun was shining in the evening, he asked why, and he got a Nobel Prize. Sachendrath Bose came from Calcutta. He too laid the groundwork several decades ago for what's now being called the greatest scientific discovery of this generation. This man who grew up in India, Srinivasa Ramanujan, he got a math textbook. That textbook was enough for him to basically figure out all of modern mathematics that had existed at that time and push the field forward. Solution का, evolution का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। Vidyarthi Vigyan Manthan, Bharat's largest science talent search examination for emerging scientists and innovators. Vidyarthi Vigyan Manthan's mission is clear and inspiring: to ignite interest in basic sciences, to educate students about India's remarkable contributions to science and technology, both ancient and modern, to provide hands-on learning through experimental skill tests and interactive events, to identify and nurture scientific aptitude through its unique scholastic test, to connect young minds with mentors, paving the way for future leaders in science. Since its inception in 1999, VVM has evolved into a comprehensive multi-level evaluation system: school-level online exam, state-level camp, national camp. VVM is conducted in English and Hindi along with 12 major regional languages, namely Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, Gujarati, Punjabi, Bengali, or here Assamese, Sanskrit and Urdu. VVM covers a wide range of topics including physics, chemistry, biology, mathematics, logic and reasoning, Indian contributions to science, and life stories of Indian scientists. The exam is now conducted class-wise, catering to class 6 to class 11 students. VVM rewards brilliance at every level: school level, district level, state and national level.
The top 3 performers at the school and district levels receive online merit certificates. Top 3 performers each from state level camps and national camp receive certificates, mementos and cash prizes. Top NLC performers, 18 students get the prestigious Bhaskar Scholarship of 2,000 rupees per month for 1 year. National winners gain a life-changing opportunity to participate in the Srijan internship, where they engage with India's top research institutions including DRDO, ISRO, CSIR, IITs, NITs and more. VVM offers more than just an exam. It's a platform for experiential learning and hands-on activities, peer review and 360-degree evaluation, visiting national labs and interacting with renowned scientists, cultivating a deep understanding of India's scientific heritage and instilling a sense of national pride. Are you ready to unlock your potential and embark on an incredible journey? Visit vvm.org.in to register and take the first step towards becoming future innovators, nation builders and knowledge creators. Registrations for VVM are now open. Vidyarthi Vigyan Manthan, shaping the future of science in India. विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक अभिनव योजना है विज्ञान भारती की, साइंस नर्चरिंग के लिए, खासकर से स्कूली विद्यार्थियों के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती। सभी को सादर नमस्कार। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, समय के स्वामी महाकाल, इस विषय को लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर मंच पे विराजमान, जिनकी परिकल्पना से मध्य प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का एक बड़े पायदान स्थापित किए जा रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। शिक्षा जगत एक ऐसा आयाम है कि जिसके माध्यम से समाज का केवल परिवर्तन नहीं होता, तो समाज में दृष्टि स्थापित होती है। उस प्रकार के युवा पीढ़ी में दृष्टि देने का कार्य करने वाले, शिक्षा मंत्रालय का एक गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने वाले आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने स्वयं विज्ञान को अपने जीवन में जिया है और आज के इस विज्ञान जगत में अभिनव प्रयोगों के माध्यम से नीति आयोग के सदस्य के नाते से हम सभी विज्ञान जगत के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय वीके सारस्वत जी, जिनके स्नेह में हम लोगों ने केवल शिक्षा जगत ही नहीं तो समाज जगत के सभी आयामों को सीखना ये अपना परम सौभाग्य माना है, जिनका बीज भाषण अभी हम सब लोगों ने सुना, जिस माध्यम से हम संपूर्ण एक सामाजिक जगत में क्रियाविधि करने का प्रयास करते हैं। ऐसे परमादरणीय सुरेश जी भाई साहब, मंच पे विराजमान हमारे एमपी सीएसटी के एमपी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के महानिदेशक श्रीमान डॉक्टर अनिल कोठारी जी, आईकेएस के राष्ट्रीय समन्वयक घंटी मूर्ति जी, अन्य सभी विशिष्ट जन, इस सभागार में उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ जनों को विज्ञान भारती की दृष्टि से सादर प्रणाम। अभी आपके सामने कुछ पुस्तकों का लॉन्च हुआ और एक प्रोमो वीडियो दिखाया गया, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विज्ञान भारती पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन के आयाम को लेकर के चल रही है। इसमें एक बड़ा भाग, जिस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इस नाम से भारतीय कालगणना की इस मेथोडोलॉजी की चर्चा हमारे सामने इस 3 दिन के सेमिनार में आने वाली है। ऐसे विविध विषयों को लेकर के जो विज्ञान जगत के एक स्वदेशी साइंस, इस दृष्टि को लेकर के भारतीय ज्ञान परंपरा, इस प्रकार की परिकल्पनाओं को साकार करने का जो एक विश्वास और एक परंपरा स्थापित की जा रही है, उस सभी प्रकार के विषयों का स्कूली एजुकेशन के विद्यार्थियों के सामने वो चर्चाएं केवल विचार के लिए नहीं तो प्रयोग के माध्यम से उनके सामने आ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। जॉयफुल लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, इंटरडिसिप्लिनरी यानी विषय आधारित है, बहुआयामी है
और उसके साथ में जो संपूर्ण शिक्षा है वो करके सीखने वाली जो विधा है, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विविध आयाम हैं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन पिछले 25 वर्षों के अधिक समय से इन सब का क्रियान्वयन कर रहा है। स्कूल लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल इसकी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं और उससे नेशनल लेवल पे आने वाले उस प्रतियोगिताओं के जो विशिष्ट विद्यार्थी रहते हैं उनका फिर एक 10 दिन का सृजन प्रोग्राम और 1 वर्ष की एक भास्कर इस प्रकार का नाम से उनको पुरस्कार किया जाता है। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके इस वर्ष का जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का एक औपचारिक लॉन्च इस कार्यक्रम में हुआ है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान भारती का एक आयाम जरूर है, परंतु वास्तव में शिक्षा जगत में हमारी भारतीय पद्धतियों को, भारतीय ज्ञान परंपरा को 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक का विद्यार्थी अपने जीवन में कैसे उसकी अनुभूति करे, लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर अपने जीवन में उनको प्रैक्टिकल करते हुए उनको सीखना, इस दृष्टि से इसका आयोजन किया जाता है। इस पंडाल में सभी शिक्षाविद हैं। मैं विज्ञान भारती के कार्यकर्ता के नाते से आप सबका आह्वान करता हूं कि इस दृष्टि को ध्यान में रख करके इस वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछली बार एक बड़ा संबल विज्ञान भारती के इस आयाम को दिया था, तो एक बड़ी छलांग लगाने में हम सब लोग सक्षम हुए हैं। पूरे भारत में 600 से अधिक जिलों तक हमारी एक पहुंच बनी है। इस वर्ष में उसका एक बड़ा आयाम हमारे सामने स्थापित होगा। आप सबका आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार और विकास को नई दिशा देने वाले, युवा भारत के सपनों को साकार करने वाले आपका नेतृत्व केवल नीतियों तक सीमित नहीं बल्कि यह देश के उस विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य की नींव है और आपका लक्ष्य है प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र निर्माण। आमंत्रित करना चाहेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इस विषय में आज की इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय गोष्ठी में मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सभी के मार्गदर्शक, मौलिक चिंतक, परम आदरणीय माननीय सुरेश सोनी जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी, यहाँ के स्थानीय लोकसभा सदस्य श्री अनिल फिरोजिया जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, भारतीय ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर घंटी मूर्ति जी, एमपी सीएसटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनसीएसएम श्री के.एस. मुरली जी तथा यहाँ उपस्थित देश विदेश से आए हुए इस विषय पर रुचि रखने वाला बौद्धिक जगत से जुड़े सभी महानुभाव और आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रगण, परमादरणीय माननीय सोनी जी ने इस विषय की नोट एड्रेस रखते हुए आज आपके सामने एक चैलेंज, एक प्रकार से एक अपेक्षा, एक प्रकार से एक दायित्व छोड़ के गया है। हम सब लोग एक सभ्यता की नगरी उज्जैन अवंतिका में उपस्थित है। भारत में जितने आज के समय में हम आध्यात्म स्थली या मंदिर या परंपरा के स्थान दिखते हैं, आज के समय में अमूमन हम उसको एक धार्मिक दृष्टि से दिखते हैं। आस्था, परंपरा और पूजा की विश्वास हम उस स्थानों में जाते हैं।
मित्रों, गहराई से अगर उस सभी स्थानों का हम अध्ययन करते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, इनकी सभ्यतागत चरित्र को समीक्षा करते हैं, ये सभी केंद्र उज्जैन हो, काशी हो, कांची हो या पूरी धाम हो, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित एक जीता जागता प्रयोगशाला है, जिसमें विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिकता, अभी मेरे पूर्व किसी ने कहा विज्ञान आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है, इनकम्प्लीट है। महाकाल जहां विराज करते हैं, उज्जैन हमारी भारतीय परंपरा का एक अद्वितीय स्थान है, जिसकी एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। मित्रों, इस पवित्र उज्जैन में हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं और किस समय में एकत्रित हुए हैं और किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? आज हम 2026 में एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन, उसके मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और देश के लोकप्रिय दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। दोनों सरकारों ने उनके अनेक संस्थाओं को एकत्रित करके भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित एक नई न्यू ऑर्डर बनाने के लिए, एक नई नैरेटिव खड़ा करने के लिए, नई परिभाषा खड़ा करने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना है। हम 2026 में एकत्रित हुए हैं। आज से 2 दशक बाद देश ने सामूहिक निर्णय किया है, हमें भारत को विकसित करना है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन रूप में बनानी है। भारत अगर एक डेवलप्ड नेशन होगी, तब भारत की विज्ञान, भारत की परंपरा आधारित ज्ञान और भारत की आवश्यकता, जब मैं भारत की आवश्यकता कहता हूं, यह केवल भारत की आवश्यकता तक सीमित नहीं रहा है, यह वैश्विक आवश्यकता बन चुकी है। हम सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की विश्वासी रहे हैं। भारत की ज्ञान परंपरा आज विश्व भर पर्यावरण को लेकर चिंतित है। सस्टेनेबल इकोनॉमी एक नया ऑर्डर बन रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा में, जीवन प्रवाह में पर्यावरण के संतुलन, पर्यावरण प्रति उत्तरदायित्व, पर्यावरण आधारित एक संतुलित जीवन प्रवाह, आफ्टर ऑल आखिरी ये सारा विषय के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य की सोच केवल वस्तुवादी नहीं हो सकता है, केवल एक मैटेरियलिस्टिक अप्रोच से नहीं चल सकता है। उसकी मैटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट अगर एक आध्यात्मिकता से जुड़ती है, तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल की ओर जाता है। यही विज्ञान और आध्यात्मिकता के सामूहिक प्रायोजन की एक प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। हमें 2047 तक ऐसे एक ऑर्डर बनानी है, ऐसे एक व्यवस्था बनानी है जो दुनिया की आवश्यकता को पूरा करेगा, भारत की आवश्यकता को पूरा करने के साथ। इसीलिए मित्रों, यह हम सबके कॉमन रिजोल्यूशन है, सामूहिक संकल्प है। आज विज्ञान की नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी हमको सुविधा भी देती है, हमको चुनौती भी देती है। उस समय में हमें रास्ता क्या निकालना, यह हमारी चुनौती है। मित्रों, जिस विषय को लेकर हम एकत्रित हुए हैं, यह कोई संदेह, किसी भी अनुसंधान को पढ़ा जाए, किसी भी अनुसंधान को समीक्षा किया जाए, उज्जैन के बिना काल गणना अधूरा होगा। जहां मध्य रेखा और कर्क रेखा का केंद्र बिंदु उज्जैन और उज्जैन के आसपास है। कभी इसीलिए सभ्यता के आधार पर इसको महाकाल की नगरी कहा गया है। वेस्टर्न वॉल के लिए टाइम एक कैलकुलेशन है, एक गणना है। भारत की जिंदगी में, भारत की सभ्यता में समय और टाइम में फर्क है। समय एक भावना है, समय एक अभिव्यक्ति है, समय एक सांप्रतिक समय की आवश्यकता को पूरा करने वाला एक ब्रिज है। हमें समय की, जैसे भी पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में 1, 2, 3, 31 तक सीमित, भारत में पल पल की वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन है। सारे के साथ
हमारी देवा देवी की उपस्थिति संलग्न है, हमारे उत्सव उसमें जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान उसमें से जुड़ा हुआ है। मैं आज सौभाग्य मेरे को मिला महाकाल के दर्शन के लिए। जब मैंने महाकाल के अभिषेक करने को मेरे को सौभाग्य मिला, विद्वानों ने मेरे को बताया आज वैशाख्य की पहला दिन है। वैशाख्य के पहला दिन में हमारी व्यवस्था क्या है, महाप्रभु को भी ग्रीष्मकालीन चुनौतियां आएगी, इसीलिए उनको शीतलीकरण करने के लिए उनके माथे के ऊपर निरंतर मिट्टी की मटके से पानी रखने की व्यवस्था है। यह एक धार्मिक रिचुअल्स नहीं है, यह निहित एक वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। समाज कैसे चलेगा, गर्मी में हम क्या करेंगे, जाड़े में क्या करेंगे, बारिश में क्या करेंगे, कब क्या खाना खाएंगे, यह सब हमारी काल गणना से जुड़ी हुई है। हम सबके सौभाग्य है इस काल गणना की आदि केंद्र उज्जैन है, अवंतिका है, महाकाल है। जब कुछ दिन पहले माननीय सोनी जी के मार्गदर्शन में एक प्रकार से मैं कहूं प्रेरणा से आदरणीय भाई साहब मोहन जी और हम लोग मिले थे और कई दिनों से हमारी प्रयास चल रही है। दुनिया की रीति नीति बदल रहा है। आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में एक अग्रणी देश करके खुद को स्थापित कर रहा है। ड्रोन स्पेस फैमिली की एक छोटी सी उपक्रम है। अभी दुनिया में हम युद्ध की स्थिति में, ये कोई अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आज दुनिया की सैन्य शक्ति का कभी हाथी होता था, कभी टैंक होते थे, कभी युद्धपोत होते थे, जहाज होते थे, कभी रॉकेट होते थे। अभी ड्रोन किसके पास कितना है, ये उसकी कैलकुलेशन है। ये ड्रोन आज डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट की नभमंडल की अख्तियार किसके हाथ में रहेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम नभमंडल हो चुका है। सैनिक शक्ति की दक्षता की प्रमाण नभमंडल हो चुका है। ये सारा विषय काल गणना से जुड़ी हुई है, स्पेस क्राफ्ट से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है। यह केवल भारत में वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें बदनाम करने के लिए, हमारे ज्ञान को सीमित करने के लिए इसकी भाषा को बदला। अभी भारत सरकार भारत की ज्ञान परंपरा को एकत्रित करने के लिए ज्ञान भारतम योजना ला रही है। उसकी मूल उद्देश्य क्या है? भारत सरकार नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व देती है। ज्ञान की मोनोपोली कोई भाषा की नहीं है। ज्ञान सभी भारतीय भाषा में है, दुनिया की सभी भाषा में है, दुनिया की सभी लोक भाषा में है। मैं भारत में इस विषय को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारत की भाषा के आगे भारत की लोक संस्कृति, लोक परिभाषा है, लोक भाषा है। ये सारे को समय के अनुଯାयी विज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, तब जाकर हम विकसित भारत की कल्पना कर पाएंगे। आने वाले दिनों में उज्जैन और इंदौर में IIT है, उज्जैन की इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में आज हमने देश के लिए उज्जैन विज्ञान केंद्र का लोकार्पित किया। तारामंडल पहले था, नभमंडल की जानकारी के बारे में। मैं आज एक मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। मैं देश भर में हमारी विद्यार्थी, विशेष करके छोटे विद्यार्थी, कम उम्र के विद्यार्थी कैसे साइंटिफिक विचार के अनुयायी हो। हमारी शिक्षा पद्धति मेमोराइजेशन के आधार पर, रट्टा लगाने के आधार पर है। उसको कैसे सृजनशीलता के साथ जोड़ना, डिजाइन थिंकर बनाना, क्रिटिकल थिंकर बनाना, विज्ञान की विषयों को सरल भाषा में अनुभव करना, यह हमारी एक दायित्व रहती है। मैं बड़ा आदर के साथ, मेरे आज बड़े प्रसन्न हुई जब मैंने उज्जैन विज्ञान केंद्र को लोकार्पित होते हुए इसकी साक्षी बना। आज इस प्रकार के अनेक 3 दिन की अधिवेशन होगी, आप लोगों की विचार विमर्श होगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आफ्टर ऑल इस विमर्श की उद्देश्य क्या होनी चाहिए? एक तो उद्देश्य सबकी सहमति है, भारत को आने वाले दिनों में खुद की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ विश्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमको नेतृत्व लेना पड़ेगा। हम जब नेतृत्व की बात कहेंगे तब हम हमारे पुराने विषय को, हमारे देश में
हजारों साल से। अभी हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी में भारत की प्रस्तर युग से लेकर आज के समय तक, मैंने आज अप्रैल 3 तक जो वैज्ञानिक उपलब्धि है, 2 दिन पहले हमने भारत की स्कूल्स में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई के नई पाठ्यक्रम का लोकार्पण किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा, हमने दायित्व दिया है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी जल्द ही राज्यों की एससीईआरटी को उसकी कम्युनिकेशन करेगी, उसकी पाठ्य पुस्तक को हिंदी भाषा में हो या अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगी। हम भारत के विद्यार्थियों को पीछे रहने नहीं देंगे। इसीलिए 2047 तक हम एक साइंटिफिक पावर बन के उभरना है। लेकिन मित्रों, महाकाल में क्या करना है? महाकाल में साइंटिफिक स्टेटमेंट क्या निकलेगी? मित्रों, कॉलोनियल पीरियड के पहले आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व दिया हम सभी को, आने वाले 10 साल के अंदर 1835 में मैकॉले ने भारत की शिक्षा पद्धति को पटरी से उतारने का षड्यंत्र करके सफल हुए। आज समय आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं, देश में एक सामूहिक मानसिकता बन चुकी है। हमें पराधीनता की मानसिकता को, कॉलोनियल माइंडसेट से, मैकॉले माइंडसेट से बाहर आना है। मैं मानता हूं महाकाल में आज हम लोग निर्णय करें। काल गणना हमारी देन है, हमारी खोज है, हमारी विरासत है। इसको जीएसटी के नाम पे कॉलोनियल रूलर्स ने हमसे छीना था। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यूरोप को ले लिया गया, जबकि उसकी मूल केंद्र उज्जैन है, अवंतिका है, डोंगला है, यह मध्य भारत की भूखंड है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कहने से नहीं होगा, हमारी भारतीय विचार परंपरा की जो प्रतिद्वंदी है सदियों से, ये कहेंगे ये सांप सपेरों की जमात अंधविश्वास को लादना चाहता है। ऐसा नहीं है। कोई भी, आज मैं यहां आते आते 2-3 एआई टूल्स को पूछा, मध्य रेखा और कर्क रेखा क्या उज्जैन में मिलता है? उनका उत्तर है हां, उज्जैन तो नहीं लेकिन आसपास में। चलो इतना तो मान लिया। हम भी तो कहते हैं डोंगला काल अधिवेशन की स्थल होगा डोंगला। मध्य भारत तो मान लिया, उज्जैन, इंदौर, भोपाल तो मान लिया। मित्रों, हमें एक समृद्ध स्वाभिमानी, एक वैज्ञानिक राष्ट्र के नाते आने वाले दिनों में हम श्री मास्टर ऑफ टाइम, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम तक ये विमर्श को सीमित नहीं रखना है। इसको महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक ले जाना है। इसकी तार्किक निर्णायक समापन तब होगा जब हमने दुनिया को शून्य दिया है। आज एआई थिंकिंग के बारे में गहराई से अध्ययन करने से भारत की ज्ञान परंपरा जुड़ती है। सदियों पहले भारत के गणितज्ञ वैदिक गणित के माध्यम से क्लिष्ट विषय को समाधान कर सकते थे। आधुनिक विशेषज्ञ कहना शुरू किए हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई जैसे टूल को वैज्ञानिक दृष्टि से भारत की ज्ञान परंपरा से ही निकलती है। उसकी प्रमाण की आज आवश्यकता है, उसकी सिद्ध की आवश्यकता है। ऐसे ही आने वाले दिनों में यह समावेश, ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक इस विमर्श को ले जाए। इसी अपेक्षा, इसी शुभेच्छा के साथ आप सबको फिर एक बार इस अधिवेशन में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। 8 माह पूर्व जब इसकी योजना तैयार हुई थी, तब आपने सहमति प्रदान करते हुए कहा था कि यह सम्मेलन नहीं अपितु नेशंस वाइज है, भारत देश की आवाज है। तो यह कार्यक्रम इस स्वरूप में आपकी सहमति और आज आपके ओजस्वी उद्बोधन मार्गदर्शन के लिए कोटि से धन्यवाद। आज यह मंच गौरवान्वित है। हमारे बीच उपस्थित है वह व्यक्तित्व जिनके विचारों में विज्ञान और मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास और देश की जनता के प्रति उनका प्यार सहर्ष दिखता है। आपके अद्वितीय नेतृत्व, संकल्पों की शक्ति, नीतियों ने
मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में नई पहचान दी है। आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे लोकप्रिय, यशस्वी, दूरदर्शी, कर्मठ नेतृत्वकर्ता हमारे मुख्यमंत्री महोदय को। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मार्गदर्शक, चिंतक और सदैव ऐसे अच्छे कामों में वर्षों से प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी लगातार बात भी करना, आगे भी बढ़ाना, ऐसे मान्य सुरेश सोनी जी भाई साहब। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर वीके सारस्वत जी, माननीय नीति आयोग के सदस्य, हमारे विज्ञान भारती के सचिव माननीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, इसी प्रांगण में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, डॉक्टर मूर्ति जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इस अवसर पर केएस मुरली जी और अलग अलग स्थानों से आप सब जो इस पवित्र उद्देश्य से पधारे, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बाबा महाकाल की धरती, कालों के काल महाकाल, और सच में ये जो समय की धरती है, हमारे लिए जन्म के साथ मृत्यु तक सबका समय नियत है, और उस नियत समय में हम अपने जीवन काल के माध्यम से इन सारी चीजों के बीच एक अज्ञात समय निर्धारण के साथ भी गुजरते हैं, और कई बार काल और समय के साथ जब बात करते हैं तो काल को यम से भी जोड़ लेते हैं, और यम से जोड़ने के इतर समय मतलब जीवन भी तो है, और इसीलिए जीवन मतलब देवता, और देवता ने सबको जन्म दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी, महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया, माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए, और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षतः भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए अब वर्तमान की दृष्टि से ये बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून 22 दिसंबर ये जो 2 अवधि आती, उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते हैं। और विद्वान बताते हैं, हम तो केवल सुनकर के उसके साथ आनंद मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्तमान की आज जो डोंगला की स्थिति है, ये पुराने काल में उज्जैन में थी, लेकिन उज्जैन से अभी आज की स्थिति में 32 किलोमीटर दूर खसक करके डोंगला में गई, और 32 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये और आगे जाएगी और वापस आएगी। लेकिन आने जाने की गति इसकी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। जैसे विद्वानों ने बताया कि 27,500 साल उसके बीच में लगने वाले हैं, अर्थात
मान लो पृथ्वी एक बॉल है, उस पे 2 धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा, ये दोनों हमारी एक तरह से भूमध्य रेखा या हमारी अपनी कर्क रेखा मान ले, उसका जो कटाव बिंदु है, वो ये कटाव बिंदु को समझने के लिए ये बात सही है। मैं डोंगला भी गया हूं और जब मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो मैं ग्रीनविच भी गया हूं, जहां से स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। लेकिन ये बड़ा सुनकर के भी और समझ के भी अलग प्रकार का अनुभव आया कि आमतौर पर सूर्योदय सूर्यास्त में जहां मीन टाइप की कल्पना करें, औसत समय की बात करें, वो सूर्योदय सूर्यास्त में 1 घंटे से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया, वो गर्मी के दिन थे, रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। जब ग्रीनविच में रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वो औसत समय कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो औसत समय की दृष्टि से सही में समय की गणना के लिए हमारे यहाँ सूर्योदय का महत्व है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे अपने ग्रहों की गति तो गिनती इसी प्रकार से तो करना है। पृथ्वी की हमारी परिक्रमा गति सूर्य देवता के आसपास है, और ऐसे में इनके दिन, मास, महीने और हमारे लिए त्योहार के साथ ऋतुओं का चक्र, ये जो परस्पर बनाया गया है, इन सारी बातों का जो अंदर का ये बात सही है कि हम समय गणना की बात करेंगे तो समय और स्पेस दोनों अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक तरह से समेकित रूप से देखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब आप सब आकर बात कर रहे हैं तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। यह धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है, और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात। नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव आप सबको आमंत्रित करके हर्षित होती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में उज्जैन को विज्ञान नगरी बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप
अपने कुशल नेतृत्व से नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ का हर नागरिक सक्षम और स्वावलंबी बनकर एक बेहतर भविष्य का हकदार होगा। आपका कोटिश धन्यवाद। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मुकेश मिश्रा, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल। सभी को नमस्कार। एक बार आप जोर से बोलिएगा, जय श्री महाकाल। इस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र में मंचासीन हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुरेश सोनी जी भाई साहब, आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की एक न केवल प्रेरणा दी बल्कि समय समय पर मार्गदर्शन दिया, और आपने भारतीय काल गणना की दृष्टि को रेखांकित करते हुए काल की समझ और व्यवहार के महत्व को भी बताया। पंचांग पद्धति हमारे भारतीय जीवन का लय है, ये आज दिशा दी। हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। आपने हमें समय दिया, हमें मार्गदर्शित किया। इस अवसर पर हमारे अतिथि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस गौरवमयी आयोजन में हिस्सा लिया, हमारे बीच आए। हम सब आपके आभारी हैं, और आपने विकसित भारत की जो संकल्पना है उसके साथ इस आयोजन को लेकर के जो दिशा दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा ध्यान आकर्षित किया। उज्जैन की महिमा को भी आपने बहुत गंभीर ढंग से रखा यहाँ पर। हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर जिनके शहर में यह आयोजन हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपने अपने लोक अनुभव और अपने जीवंत अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर डोंगला और उज्जैन की काल गणना को लेकर के जो बात कही वो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में शोध के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में यह एक नई दिशा प्रदान करेगा। आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, हम सब आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार जी भाई साहब, आप विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। इस दायित्व के साथ साथ आप देश भर में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान को जनप्रिय बनाने की दिशा में जो आप मार्गदर्शन देते हैं वो सबके लिए हम सब आभारी हैं, और विशेषकर इस आयोजन में जो आपका सानिध्य मिला है और जो मार्गदर्शन मिला है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही हमारे आज के इस मंच पर उपस्थित नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत जी, जिनके कार्यों से हम सब परिचित हैं, आपका सानिध्य हमें मिला। इस कार्यक्रम में आगे भी मिलेगा, एक और आपका व्याख्यान होना है, आपके प्रति भी हम बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनिल कोठारी जी, जिनके परिश्रम और जिनके दिन रात एक लगन के साथ जो ये आयोजन इस स्वरूप में आया है, निश्चित ही उनके इस कर्मठता के बिना यह संभव नहीं था। मैं उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही डॉक्टर घंटी मूर्ति जी, जो IKS डिवीजन के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं भारत सरकार के, आप और आपकी टीम ने भी इस कार्यक्रम को यह स्वरूप प्रदान किया है। आपके प्रति भी मैं विशेष आभारी हूं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, इस आयोजन में यह तो अभी शुभारंभ है, उद्घाटन सत्र है। इस गरिमामय आयोजन में हमारे साथ इस यहाँ के सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी भी उपस्थित हैं। मैं आपके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर। साथ ही MP CST, IKS डिवीजन, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, विज्ञान भारती, IIT दिल्ली, अनेक संस्थाओं के जो लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं दिन रात और यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सब के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे सामने अनेक माननीय कुलपतिगण, बड़ी देश की संस्थाओं के निदेशकगण, आप सबकी उपस्थिति गरिमामय है और इससे यह कार्यक्रम सार्थक हुआ है। वैज्ञानिक हैं, ज्योतिषीगण हैं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और देखा जाए तो यहाँ पर इस देश की साइंस की लीडरशिप मौजूद है,
उन सब के प्रति प्रणाम करते हुए इस आयोजन में सभी प्रकार के जो सहयोग देने वाले लोग हैं, जिनका नाम यहाँ से नहीं लिया जा सकता, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग और सभी हमारे वॉलंटियर्स, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबको पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और इस बहुत गंभीर और एक बहुत ही दिशा देने वाले इस कार्यक्रम को हम 3 दिन अटेंड करेंगे, सब इसके लाभार्थी होंगे। आप सब अपने अपने आपको समय मिल गया है, इसका शेड्यूल मिल गया है, आप इसको अटेंड करें और इसको सार्थक बनाएं। इसी अनुरोध के साथ मैं आपको सबको एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करता हूं और इस मंच पर आगे की गतिविधि होगी। उसके बाद एक सूचना कि 2:30 बजे से फिर यहाँ पर सत्र होगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। सभी को नमस्कार। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह है। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।